नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी और आप मुझे देख रहे हैं लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर में। ये शो जहां हम बार बार आपके सामने ऐसी एक कंपनी ले आते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स पे या फंडामेंटल बैकग्राउंड्स पे बहुत ही एक उम्दा पोजीशन पे खड़ी है, एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट्स की। ये शो जो आपको बार बार आपको यही सलाह देता है कि इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट्स में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी ही है तो क्या तरीके होते हैं, कौन सी कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस शो में कवर करते हैं और आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी कंपनी भी ले आते हैं जो इन्वेस्ट करने के हित में है। और अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके रखें फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इस शो को आज भी हम शुरुआत करेंगे एक और नई कंपनी के साथ, जहां हम इस शो में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, 2 एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं और एक एक्सपर्ट जो हमें कलकत्ता से ज्वाइन करेगा। आज कौन सी कंपनी है जो लेमन स्मार्ट इन्वेस्टर में ले आए हैं इस बार, शुरू करते हैं आज का ये शो। उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या है ये कंपनी, किस तरीके का कामकाज करती है? देखिए, कंपनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस कंपनी की आज की स्टेटस क्या है, क्यों है वो हमारे लिस्ट में, आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिस कंपनी के बारे में देश का हर आम खास बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शुमार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप कंपनियों में किया जाता है। इस कंपनी की बुनियाद साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने रखा था। 8 मई 1973 को कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई। साल 1985 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ये कंपनी दुनिया के सामने आई। शुरुआती दिनों में कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया करती थी। बाद में कंपनी ने पैरा केमिकल्स की दुनिया में कदम रखा। 1986 में पॉलिएस्टर स्टेबल फाइबर के बिजनेस की शुरुआत की, जिसके बाद कंपनी ने तरक्की के कई आयाम तय किए। साल 1991 कंपनी के सफर में काफी अहम पड़ाव रहा। अब कंपनी ने हजीरा पेट्रोकेमिकल्स प्लांट बनवाया। साल 1995-96 में कंपनी ने टेलीकॉम की दुनिया में कदम रखने के साथ साथ अपनी नई नीतियों के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एक क्रांति ला दी। आज गांव और शहर में अमीर गरीब के हाथ मोबाइल, तो इसका श्रेय रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को जाता है। RIL एशिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने यूएस को साल 1996-97 में बॉन्ड इशू किया था। साल 1998-99 में RIL यानी रिलायंस ने गैस क्षेत्र में प्रवेश किया। साल 2002-2003 में रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड RIL में मर्ज हो गया। साल 2006 में रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरी प्लांट डाला। साल 2007 रिलायंस के लिए बेहद अच्छा रहा। इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज किया और उसी साल कंपनी रिटेल मार्केट में भी दाखिल हुई और पूरे देश में रिलायंस फ्रेश के नाम स्टोर्स खोले गए। साल 2008 में रिलायंस में इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अबेकस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ RPL मर्ज हुआ, जिसके साथ मिलकर कंपनी ने ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदान करनी शुरू की। साल 2011 में रिलायंस ने भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया और इंश्योरेंस की दुनिया में कदम रखा। कंपनी की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रॉफिट के मामले में दुनिया की 200 टॉप कंपनियों में RIL का लगभग 117वां रैंक है, जबकि भारत में ये सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी मानी जाती है। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके
कहीं नाम है, कहीं क्षेत्र में फैला हुआ ये बिजनेस जो अकेला 5,600 करोड़ का मुनाफा करता है एक क्वार्टर में, सिर्फ 3 महीनों में। हमारे साथ आज शो में जुड़े हैं दो एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। एक है उदय हेगड़े, फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, और दूसरे हैं आकाश जैन जो एचकॉन ग्लोबल सर्विसेज से हैं। स्वागत है आप दोनों एक्सपर्ट्स का। उदय जी, मैं आपके पास शुरुआत करूंगा। कंपनी के कितने सेगमेंट्स हैं? रिटेल, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, और कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है अब तक? रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखने जाएगा तो इट इज 98% बेसिकली इट्स ऑयल एंड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. So they are into oil and gas. That's 19% of the business total. For last couple of years, Reliance Industries अगर देखा जाएगा, they went into various other industries like Reliance Telecommunications, Reliance Retail. ये जो है ये this business will actually today it is 1 or 2%. लेकिन as time goes by, अगर आप Reliance Retail की जो बात कर रहा है, today it is around $2.2 billion company. So over a period of time, this company will probably add to the bottom line more, or not on the top line, but on the bottom line percentage wise it will increase. ओके हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं। सोनू जैन जी, आप हमारे साथ क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी। I would like you to comment on, what is the company since inception, how they have performed, how they have evolved since so many years. मैं स्टार्ट करती हूँ विजन ऑफ रिलायंस. ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ. दिस इज द विजन ऑफ रिलायंस. Correct. Reliance Industries Limited, RIL, is India's largest private sector company with business across the energy and marketing value chain and a strong presence in the rapidly expanding retail and telecommunication sector. RIL is a first private sector company from India to feature in Fortune Global 500 list of world's largest corporations for the last 10 consecutive years. RIL ranked 107 in terms of revenue and 128 in terms of profit in the year 2013. RIL's international debt is rated by Moody's at investment grade Baa2 with positive outlook and by S&P at BBB plus with a negative outlook, which are 1 notch and 2 notch above India's sovereign rating respectively. And if I will say emerging markets, including India, had to face multiple challenges of rising current account deficits, depreciation of the local currencies, and additional returns due to capital outflow. Correct. Despite global and domestic challenge, Reliance continued its growth plan. Reliance achieved a record revenue of ₹4,01,302 crores, a net profit of ₹21,984 crores. We become the first company, and Reliance, as I am also the shareholder of Reliance Industry. Okay. So Reliance became the first company in the private sector to record revenue of over 4 lakh crores. Reliance also achieved its highest ever export of 2,75,000 in 2025 crores during the year. It's the only it's the only company which has performed in various sectors. If I have to talk about the segments, it is as I was talking to Udayji, also the same thing. They have retail, they have gas, they have refineries, they have the oil and marketing business, which is oil marketing business and all. What do you think about? I would like to know a short comment on the management of the company. How do you think this company is with regards to management is concerned? Actually, segments, they are having petrochemical segments, refinery segments, oil and gas segments, other segments including the small segments. They are selling 80 products, more than 80 products. And as far as management point of view, refining segments is giving more revenue. Turnover of refining segments is highest in all segments. It is 3,15,574 crores in the year 2013-14. And profit generation is highest from these segments only. Okay. I will go back to Akash. We have a Akash, you are basically a fundamental analyst. First question to you with regards to fundamental, the results are concerned. क्या लगता है आपको results कंपनी की FY14 जो अभी फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट थी कंपनी की जो आई थी, क्या थी वो कंपनी, क्या रिजल्ट कंपनी ने दिया और क्या आपको लगता है उसके नंबर्स कैसे थे?
कंपनी के रिजल्ट्स Q1 FY15 में काफ़ी अच्छे थे, खास करके जो रिफाइनिंग सेगमेंट में इनका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा रहा। फॉर द कंसोलिडेटेड टॉप लाइन इनकी 7% से बड़ी है, और अगर बॉटम लाइन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ी है। बॉटम लाइन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंची है, विच इज़ अराउंड 5,957 करोड़, विच इज़ अ रिकॉर्ड दे हैव पेड दिस क्वार्टर, एंड the refining segment has contributed most of it. If you see for the FY14 numbers, refining segment contributes top line 78%, and the petrochemical is accounting 21%. Whereas if you consider the EBIT, that is the earnings, refining contributes around 55% and petchem accounts for 36%. Now we have to understand one thing: when gross refining margins of the company improve, the company will definitely post good set of numbers. Now in this case, in the first quarter, the company posted GRMs of around $8.7 per barrel. We were expecting around $8.4 per barrel, so which is a very good sign. Secondly, this has been achieved despite tough macroeconomic conditions, like there were tensions in Libya and Iraq. Despite all that, this company has posted this set of numbers. Correct. And if you see the Asian refining margins, which the company considers as its benchmark, like Singapore gross refining margin, was also very lower at around $5.8 per barrel as against $6.7 per barrel in the previous year's quarter. So if you see, despite regional benchmarks not doing well, the company posted a good set of numbers in the refining segment. As a result, the results were good, and the top line witnessed a 7% year-on-year growth, and the net profit witnessed a 13.7% growth. Okay. So as per the results are concerned, what do you think? जितने आपने जो numbers हमें बताए हैं, उसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सा सेगमेंट है जिसने आउट परफॉर्म किया है, और कौन से सेगमेंट ने ज्यादा रेवेन्यूज रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिए हैं इस बार? मैं कहना चाहूँगा रिफाइनिंग सेगमेंट इज डेफिनेटली डूइंग द बेस्ट वर्क फॉर देम, बट ये क्वार्टर में पेट्रोकेमिकल सेगमेंट थोड़ी प्रेशर में रही है, बट इन द कमिंग क्वार्टर्स दैट सेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू डू वेल, बिकॉज पेट्रोकेमिकल सेगमेंट की ज्यादातर डिमांड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आती है. पेट्रोकेमिकल सेगमेंट के जो मेजर फैक्टर्स है, वन इज ग्लोबल इथेलाइन प्राइसेस and global ethylene operating rate. So that was around 86% in FY13. Now it is going to improve, say, to 89% in a couple of quarters. And secondly, the demand for polymer products is also going to increase from Southeast Asian countries. As there was oversupply in China, this segment witnessed some pressure. Okay, Uday, I would like to ask you one thing. We have understood what the numbers are being given by Akash, but if I have to talk about the retail business of the company, if I have to talk about their telecom business, of the company, how do you think both these segments doing in their respective, industry? I think today, I mean, if you're talking just of the retail, it is around 14,496 crores to the total turnover that is there. And they made a profit for the first time they made a profit last quarter. So it's a profit-making retail outlet today for Reliance. So, and as for the turnover, I mean, as for the growth of the Reliance Retail is concerned, I think every month they're probably adding around, I would say, 30 to 50 stores every month. So if you go to look at an annual basis, they're probably adding around 400 or 500 stores. I don't think any other person that is there of that stature in India. I don't think even future people are doing it, or any other retail outlet is doing that. And secondly, I think most important thing of the Reliance Retail is that for every product, I would say probably they have a store. It's like for IT they have a store, for groceries they have a store, for fashionable thing they have a, for Apple, I mean for Apple product they have a store. So for every product they have, you can say there is a, even for jewelry they have a retail store outlet. Correct. So I think for the big brands they have a retail Reliance brand outlet. So it is for every product. It's been said as Reliance Trends and Reliance Connect and all those things. So they're probably they're talking of making profit for every unit that they're talking Reliance Retail. Okay, Sonu ji, I would like to know about, what is your comments on the shale gas, the US shale gas which company has been doing? Shale gas. Yeah. The shale business basically of the company. Yeah, shale business, the company is doing well in this sector. And
Reliance continue to balance its international portfolio by evaluating a new block and assigning existing blocks. Reliance Oil Gas business continued on its growth path and has now actively achieved maturity in many respects. Reliance investment in US oil gas ventures have started creating value for shareholders. This business achieved record revenue and EBITDA for the year 13-14 with significant growth. Reliance years of net sales was at 131 BCFE in CY 2013, a growth of 54% Y2Y on account of about 1.6 times increase in number of wells turned production from end of CY 2012. Okay. So still this is the good going. ओके देखिए, मैं अपने व्यूवर्स को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत ही डिटेल में। देखिए, हमारी कोशिश यहाँ ये रहती है कि आपको पहले तो हम कंपनी से वाकिफ़ कर दें कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके के उनका कामकाज है, कौन सी मैनेजमेंट है कंपनी की, कितने इक्विप्ड हैं वो इंडस्ट्री में परफॉर्म करने की। क्योंकि निवेशक तो हमेशा यही सोचेगा कि मैं कहाँ निवेश करूँ जिससे मेरे पैसे सेफ बन सके, और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे उस पैसों का सेफ्टी के साथ साथ रिटर्न्स भी अच्छा मिल सके। रिलायंस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, रिलायंस टेक्निकली अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं, तो ये कंपनी तकरीबन 1143 जो उसका ऑल टाइम हाई है, मतलब 52 वीक हाई जो हम इसे कहते हैं, वहां से लेके नीचे में तब तक तकरीबन 765 तक का रेंज है, यानी कि इट इज बेसिकली ट्रेडिंग इन अ बैंड ऑफ 33%। देखिए, हम स्टॉक मार्केट्स में आज के दौर में हम थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम करेक्शन देख भी रहे हैं, लेकिन ये करेक्शन क्या रिलायंस को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के सामने आया है? यही रीजन एक है जो हमने इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपके सामने रखा है, क्योंकि जो कंपनी की करंट वैल्यूएशन है 978 और एनएसई में क्लोज हुआ है तकरीबन 976, ये एक वैल्यू बाय है, क्योंकि अगर मैं 1143 से भी कंपेयर करता हूं तो ये तकरीबन 12 से 15% करेक्ट हो चुका है फ्रॉम द हाइज ऑफ द 52 वीक। कंपनी इज इन अ बुलिश ट्रेंड एज पर द टेक्निकल्स इज कंसर्न। कंपनी इज डूइंग ग्रेट गन्स। देखिए, कंपनी के अगर मैं जैसे कि मैंने कहा, कंपनी के नंबर्स की अगर मैं बात करूं, हमें आकाश जी ने बहुत ही डिटेल में हमें नंबर्स के बारे में बताया। एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने भी आपको ये बताया कि तकरीबन 3 महीने में एक कंपनी 5,600 करोड़ का नेट मुनाफा निकालती है। अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रमोटर स्टेक 45% के आसपास है, जहां के FII इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन 20% की है, 19.91% FII इन्वेस्टेड है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, जो हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, वो है तकरीबन 11% के आसपास, और 24% के आसपास की इन्वेस्टमेंट आम जनता की है, अदर्स की इन्वेस्टमेंट। तो एक कंपनी जो हर स्पेसिफिकली हर नॉर्म्स पे एक करेक्ट साइन है, एक कंपनी जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक कंपनी जो फंडामेंटली एक बेस्ट वैल्यूड है, वही इस आज शो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे कंपनी के बारे में और डिटेल में मैं बात करना चाहूंगा। आकाश जी, आपके पास रेवेन्यूज की हमने बात की, हमने कंपनी के सेगमेंट्स की बात की, आपका इस कंपनी पे क्या कहना है? व्हाट इज योर टेक एज पर रिजल्ट्स की? तो आपने हमें कंपैरिजन बता दिया डिटेल में, लेकिन आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं मीडियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एक तीनों वेरिएशंस के बारे में। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि अब मार्केट 1140 से गिर के 975 तक आई है, तो नियर टर्म आपके लिए एज पर द फंडामेंटल्स इज इट अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी और somebody should wait for some dip to come in? मीडियम टर्म के लिए आपके आपके लिए क्या कहना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होगी? और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से रेकमेंड करें तो आपके लिए उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होंगी आपके लिए? Before commenting on the valuation front and a recommendation, I would like to add some points here. Yeah. The company has been very aggressive in their growth plans, and they have lined up very good projects in the future which will definitely drive the valuations of the company. For example, if you take the US shale gas business they acquired in US, it is doing phenomenally well. The company registered a top line growth of around 45% US shale gas, and the top line was around $893 million,
whereas the EBITDA was around $659 million. So shale gas is doing well. Plus now they are targeting the telecom sector with Reliance Jio, Infocom. Plus they are also doing well in Reliance Retail. Although Reliance Retail, Telecom are hardly contributing to the revenues as of now, but the oil and gas segment, the refining segment and petrochemicals segment, they are one of the leaders in their own. Now coming back to valuations, at the FY14 EPS, they are trading at a multiple of around 14 times. Okay. We are expecting an EPS, a target of around say 1190 for the next 2 years. Okay, so you're talking about a long-term investment where the target is around 1200. Yeah. But you know, Uday, I would like to ask you this. They have 42 different verticals. If I'm talking about, they have 4 different segments. How do you think, आपको क्या लगता है ये जो सेगमेंट है ऑयल पेट्रोलियम के हमने तो बात कर ली, हमने कहा आपने स्टोर्स के बारे में कह दिया, रिलायंस स्टोर्स जो हैं हमने इसके बारे में भी कंपनी की बात की, ये कंपनी अपने मीडिया एक आर्म परचेस किया है, वो उसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो. They have purchased, basically I think they have paid around 4,000 crores to that particular media arm. But that is a that is a business, that's a new business for Reliance as of today. Correct. So I don't think in terms of revenue probably it will add too much because to the turnover of Reliance you are concerned. But if you're looking at the other side of I think they have taken it for a different reason. I would not say it's purely on the revenue side. But if you look at the retail side, if you're comparing with that, I think retail will be growing. It will probably be adding more to the bottom line. Top line will be growing. मेरे ख्याल से वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है. But I think the bottom line will be added much more to the percentage of the whole profits. Okay, Sonu ji, I will come to you. I will ask you this very important question because बार-बार हमने देखा है Reliance is always being in news. कभी shale gas के, कभी कोई gas problems की वजह से, कभी KG6 के वजह से, या कभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से. क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में पेट्रोल प्राइसेस और गैस प्राइसेस के लिए कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. कंपनी को अप्रैल में ही कुछ पॉलिसीज का डिक्लेरेशन था, गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आचार संहिता के कारण उस समय कुछ हो नहीं पाया. और इलेक्शन जब हुए उस समय सभी सेक्टर्स के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हुए. उसकी तुलना में रिलायंस के प्राइसेस 1150 तक हाईएस्ट है, उससे ऊपर रिलायंस के प्राइस नहीं गए. और अगर गवर्नमेंट धीरे धीरे सब्सिडी खत्म कर देती है तो रिलायंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में. और इसके प्राइस 1000 से इंक्रीज होके 1500 तक भी जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सब्सिडी को लेकर के टोटली फेवरेबल हो जाती है. क्योंकि रिलायंस जिस तरह से मार्केट में सेल करना चाहता है पर उसे गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट में देना ही पड़ता है. वो बेनिफिट Reliance Industries will get after the subsidy will over. So these policies for the short term, if it's a price, I think जो 1150, 1200 ही रहेंगे. But in very long term, it can increase. It can go up to 1500 because सभी sectors में moments आए हैं, increasement हुए हैं, लेकिन इस sector में अभी बहुत ज़्यादा potential बाकी है. So each and every investor's portfolio में Reliance should be there. They should buy Reliance for long-term benefit instead of short-term benefit, in my opinion. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप निवेशकों को ये सलाह दे रही हैं कि आप छोटे निवेशक चाहे वो छोटे समय के लिए या लंबे तैर के लिए, आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा बरकरार रखें? Yes. ओके. आपने ये बताया था कि 1500 की टारगेट भी कंपनी की हो सकती है. मैं आपसे क्विकली जानना चाहता हूँ, आप कौन से ऐसे सेगमेंट को ज्यादा रेट करते हो या कहाँ पे आपको ज्यादा उम्मीदें दिखती हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी में एक बेटर परफॉर्मेंस होगी? रिफाइनरी सेगमेंट यहीं से अभी भी ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है और आगे भी आता रहेगा. रिफाइनरी सेगमेंट का 13,220 करोड़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है. हाँ जी. और उससे रेवेन्यू 361,970, मतलब लास्ट ईयर से भी 8.4% इसका रेवेन्यू बढ़ा है रिफाइनरी सेगमेंट. So this segment will be doing better. Okay. Rather than other segments, petrochemical, oil and gas, and others. Okay. So you will categorically say this, that to all the investors, that be invested for a longer span of time, the target would be around 1500. That means if I have to compare, अगर मैं आज की current market price से अगर मैं देखता हूँ तो तकरीबन 50% returns होने की संभावना है, जो सोनू जी ने हमें कहा. Thank you सोनू जी for joining us. We will certainly get back to you if there is any queries. Uday,
I would like to ask you, company has मेरे वेरियस वर्टिकल्स टू गो हेड। मैं अगर मैं जितनी कोशिश करूं बात करने की, अगर मैं एक टॉपिक को शुरू करूंगा तो उसी को कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। इतने सारे वर्टिकल्स हैं कंपनी में, इतने सारे प्रॉफिट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कंपनी में। क्विकली मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आप कौन से सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या ज्यादा ध्यान दोगे कि आने वाले दिनों में इस चीज को मैं ज्यादा नोटिस करूंगा, वेदर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डूइंग वेल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। I think today, besides the retail activities, I think India is in the boom sector of retail activities in India today. अगर आप देखें तो कोई भी बड़ा ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो रिटेल में नहीं है। आई थिंक बिसाइड्स रिटेल, आई थिंक व्हाट रिलायंस हैज गॉट, रिलायंस जियो जो उनका जो सब्सिडी है, दे हैव गॉट अ लाइसेंस फॉर ब्रॉडबैंड फॉर 22 cities across India. So I mean 22 circles. So that is the only private company which has got that license. So मेरा ख्याल से I think we have to also look at what does Reliance Jio will do in couple of years. मेरा ख्याल से this probably will be a big game for them. Okay, and quickly, what will be your valuation wise for near term, short term, and long term? I don't want to go to long term. I think it's too long, but I think Reliance is a good stock for investors to hold on today. Okay. And I think to target price in maybe in 6 months it should be. I think I'm probably going to talk in November, December. It should be around 1200 के आसपास. Correct. मेरे जितने भी experts हैं जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, मैं अपने viewers को बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे experts यही मानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की तारीख में एक बेस्ट कंपनी है, अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, क्योंकि मार्केट्स में एक शार्प फॉल आने के कारण कुछ 3 हफ्ते पहले, 3 से 4 हफ्ते पहले की अगर मैं बात करूं तो कंपनी वाज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 1125 के आसपास की कंपनी की ट्रेड वैल्यू थी। अब वो गिर के 975 हो गई है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप बाय करें इस कंपनी को, अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें। तकरीबन दिवाली के आसपास भी अगर मैं बात करूं, जो शॉर्ट टर्म में बात करूंगा, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसे कम से कम 10 से 15% की रैली देख सकते हो। यानी कि 976 का आपको 1100 का तो स्तर बाय दिवाली तो आराम से दिखता है कंपनी में आने में, क्योंकि इसके नंबर्स भी अच्छे हैं, कंपनी टेक्निकली भी बहुत साउंड है, और ऐसी कोई भी आने वाली जो स्टेटस है कंपनी में, ऐसी कोई भी चीज नहीं लगती जो कंपनी को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, क्योंकि एक ही कंपनी पे डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है जो कंपनी डिपेंड कर रही है। कंपनी के पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि हम आपके सामने बखूबी ऐसी कंपनियां लाएं जो आपके लिए हमेशा फायदेमंद हो। फिलहाल मैं अपने एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देता हूं कि वो आए हमारे शो पे, हमें बताया, गाइड किया और हमारे व्यूवर्स को एक सिंपल स्टेटमेंट्स में समझाने की कोशिश की। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फिलहाल मैं और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले शनिवार ठीक 5 बजे, सॉरी, बाय बाय।